युवराज के मन में बार बार एक सवाल आ रहा था। ये वही सवाल था जो कई सालों से उसे परेशान कर रहा था कि उस रात युवराज के विशिंग बेल से जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मॉम सुभ्रा और भैरवनाथ की वो हालत हो गई थी। युवराज अपनी खिड़की के पास खड़े होकर ये सोच ही रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। अगले ही पल हाथों में डिनर ट्रे लिए सुभ्रा रूम के अंदर आती है। अंदर आकर वो ट्रे को टेबल पर रखते हुए युवराज से कहती, युवराज तुम कब से अंदर ही हो, चलो डिनर कर लो। युवराज अभी भी अपने उसी सोच में डूबा हुआ था। युवराज सुभ्रा की बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। सुभ्रा युवराज के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती, क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबे हो। सुभ्रा के कंधे पर हाथ रखते युवराज का ध्यान उसकी तरफ जाता। युवराज कहता, हाँ मासी, आपने कुछ कहा। सुभ्रा मुस्कुराकर कहती है, मैं तो तुम्हें डिनर करने के लिए कह रही थी, लेकिन लगता है तुम इस वक्त किसी और ही दुनिया में हो। युवराज कहता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट वर्क स्ट्रेस। सुभ्रा कहती, कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। युवराज कुछ संकोच के साथ कहता, मासी, मैं कई सालों से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। युवराज ने आज तक सुभ्रा से उस रात के बारे में जिक्र नहीं किया था। वो जानता था कि वो रात सुभ्रा की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, इसलिए युवराज उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। लेकिन आज वो सुभ्रा से उस रात के बारे में पूछने का डिसीजन लेता है। युवराज हिम्मत करके सुभ्रा से कहता है, मासी, उस रात ऐसा क्या हुआ था कि आपकी और मॉम की वो हालत हो गई थी। युवराज का सवाल सुनते ही सुभ्रा के चेहरे से वो मुस्कुराहट चली जाती जो कुछ पल पहले उसके चेहरे पर थी। उस रात के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। युवराज को भी सुभ्रा को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। कुछ देर खामोश रहने के बाद सुभ्रा कहती है, बेटा, उस रात क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। उस रात जब यशवंत सर तुमको लेकर गए थे, उसके कुछ देर के बाद ही मैं अपने कमरे में जाकर सो गई थी, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरा बच्चा। ये कहते हुए सुभ्रा नम आंखों से खामोश रह जाती है। युवराज भी अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करते हुए कहता, सॉरी मौसी, आपसे मुझे ये सवाल करना पड़ा। सुभ्रा अपने चेहरे पर स्माइल लाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती, कोई बात नहीं बच्चे, चलो मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, तुम चलकर खा लो। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता और सुभ्रा युवराज के रूम से बाहर चली जाती है। सुभ्रा के जाने के बाद युवराज खाने की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है और अगले ही पल अपनी कार कीज उठाकर वहां से चला जाता है। रात के 12 बजे थी। इस वक्त युवराज भैरवनाथ की गुफा के अंदर उसके सामने खड़ा था। भैरवनाथ युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। युवराज भैरवनाथ को ताना मारने के अंदाज में कहता है, तुम और कब तक इस बिल में रहने वाले हो। युवराज के ताने से भरी बातें हमेशा भैरवनाथ को गुस्सा दिला देती थी। वो गुस्से में कहता है, ये बिल नहीं है, ये गुफा है, मेरी साधना स्थल है ये। युवराज उसी अंदाज में कहता है, वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन बहुत दूर है। मुझे लगता है अब तुम्हें शहर में आ जाना चाहिए। अब और लोग भी वहां पर आने लगे हैं, उन्हें वेलकम करने के लिए शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। भैरवनाथ बौखलाहट के साथ कहता है, कौन आया है शहर में। युवराज भैरवनाथ से अपनी नजर हटाकर कहता है, मैं नहीं जानता। युवराज ने भैरवनाथ से झूठ कहा था। वो अच्छे से जानता था कि शहर में कौन आया है और किस इरादे से आया है। भैरवनाथ आगे कहता है, तो क्या तुम मुझसे बस यही कहने आए थे। युवराज इस पर जवाब देता, नहीं, मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। भैरवनाथ कहता, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। युवराज भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहता है, उस रात तो तुमने उस साये को कैद कर लिया था, तो फिर वो आजाद कैसे हो गया, और तुम्हारी बाईं हथेली किसने काटी थी। युवराज का सवाल सुनते ही भैरवनाथ की आंखों में मायूसी आ जाती है। वो युवराज से कहता है, इतने साल बाद तुम्हें ये क्यों जानना है। युवराज कहता है, सवाल पहले मैंने किया है तो जवाब पहले तुम्हें देना होगा। भैरवनाथ उस रात को याद करते हुए कहता है, उस रात जब तुम कलश लेकर नदी की तरफ जाने के लिए निकल गए थे, तब मैं वहीं बैठा था। मैं उस दूसरे कलश की सुरक्षा कर रहा था जिसमें वो आत्मा कैद थी। जैसे जैसे समय निकल रहा था वो कलश जोर जोर से हिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी समय टूट जाएगा। युवराज बेसब्री से कहता है, तो क्या वो कलश टूट गया था। भैरवनाथ जवाब देता, नहीं, वो कलश नहीं टूटा था। युवराज फिर से कहता है, तो फिर उस रात वो साया आजाद कैसे हुआ था। भैरवनाथ उस पल को याद करते हुए कहता है, जब वो कलश बहुत ज्यादा हिलने लगा तो मैंने उसे अपने दाएं हाथ से उठाकर उस पर अपना बायां हाथ रख दिया था और उस आत्मा को रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगा था। मेरे मंत्र पढ़ते ही वो आत्मा शांत हो गई थी।
सब वैसा ही हो रहा था जैसा मैं चाहता था। फिर पता नहीं कैसे पर कुछ देर के बाद अचानक से मेरे आसपास काला धुंध फैलने लगा। वो धुंध इतना घना हो गया था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज बड़े गौर से भैरवनाथ की बातें सुन रहा था। भैरवनाथ आगे कहता है, फिर अचानक से किसी ने मेरे बाएं हाथ पर एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया और मेरी हथेली मेरे हाथ से अलग हो गई। जैसा ही मेरा हाथ उस कलश के ऊपर से हटा, पता नहीं कैसे, लेकिन वो साया कलश से बाहर आ गया। अगले ही पल किसी ने उसी कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर वार कर दिया और मैं घायल होकर बेहोश हो गया। भैरवनाथ की बात को सुनकर युवराज हैरान रह जाता है और कहता है, वो आत्मा तो कैद थी, तो फिर उस रात तुम कैसे और तुम पर किसने अटैक किया? भैरवनाथ भी सोचते हुए कहता, यही बात मैं आज तक पता नहीं कर पाया। कोई तो है जो उस आत्मा की मदद कर रहा है, वरना उस रात वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती थी। युवराज भैरवनाथ से अगला सवाल करता है, और उस रात मेरी मॉम और शुभ्रा मौसी वहां कैसे पहुंच गए थे और उन लोगों पर किसने अटैक किया था? भैरवनाथ कहता है, मैं ये भी नहीं जानता। जब तक मैं होश में था तब तक वो दोनों वहां नहीं थे। हो सकता है जिस इंसान ने मुझ पर हमला किया था वही उन दोनों को वहां लेकर आया हो और उसने ही उनकी वो हालत की हो। भैरवनाथ की बात को सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, लेकिन उसने मेरे परिवार पर क्यों अटैक किया? उन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? युवराज का सवाल सुनकर भैरवनाथ कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। कुछ सोचने के बाद भैरवनाथ अंदाजा लगाते हुए कहता है, हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए एक चेतावनी थी कि तुम अगली बार उस आत्मा से आजाद होने की कोशिश ना करो। कुछ देर रुककर भैरवनाथ युवराज को शक की नजरों से देखते हुए कहता है, तुमने दोबारा तो कोशिश नहीं की ना? युवराज पूरे कॉन्फिडेंस से भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं। भैरवनाथ युवराज के जवाब से कन्विंस नहीं होता। उसे अब भी युवराज पर शक था कि उसने और कोशिशें जरूर की होंगी। युवराज वहां से जाने लगता है। भैरवनाथ उसे रोकते हुए कहता है, उस लड़की की क्या खबर है? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, सुहानी। क्या उसने तुम्हें बताया कि तुम उस आत्मा से कैसे आजाद हो सकते हो? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के भैरवनाथ से कहता है, उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है। उसे अब इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। हमें उसकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करना होगा। ये कहते ही युवराज गुफा से बाहर जाने लगता है। भैरवनाथ अपना अगला सवाल पूछने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज रुकता नहीं। युवराज के वहां से ऐसे जाने से भैरवनाथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगली सुबह सुहानी अपने हॉस्टल से फोन पर बात करते हुए बाहर निकल रही थी। फोन पर निशा सुहानी से कहती, यार सुहानी, तू कहाँ है? हम दोनों कब से पुलिस स्टेशन के बाहर तेरा वेट कर रहे हैं, और तुझे याद नहीं है क्या कि आज 10 बजे हमें एसपी सर से मिलना है? सुहानी निशा से फोन पर कहती है, चुप हो जा मेरी माँ, मैं पहुंच रही हूँ और मुझे पता है तुम लोग भी अभी रास्ते पर ही हो। ड्रामा मत कर, चलो बाय। फोन कट करते ही सुहानी रोड के पास जाकर ऑटो का इंतजार करने लगती। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई ऑटो नहीं मिलती तो वो पैदल ही पुलिस स्टेशन की तरफ चलने लगती है। दूसरी तरफ युवराज कॉलेज जा रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त भैरवनाथ की कई बातें चल रही थी। उन बातों को सोचते हुए युवराज गुस्से में था और बहुत तेज कार चला रहा था। कुछ ही पलों में युवराज की कार स्लो हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। युवराज देखता है कि सुहानी अकेले चलते हुए कहीं जा रही है। सुहानी को देखते ही उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वो देखना चाहता है कि सुहानी कॉलेज टाइम में कॉलेज के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चल रही है। वो सोचने लगता है, कॉलेज टाइम में सुहानी आखिर कहाँ जा रही है। वैसे भी युवराज खुद को बेवकूफ बनाकर सुहानी के मिलने का बहाना ही ढूंढता रहता था। फिर से वो सुहानी के पास जाकर अपनी कार रोक लेता और कार के बाहर निकलता है। युवराज के वहां रुकने पर पहले तो सुहानी चौंक जाती है और फिर युवराज से कहती है, गुड मॉर्निंग सर। युवराज कहता, तुम कॉलेज टाइम में कहाँ जा रही हो? युवराज को देखते ही सुहानी ऑटोमेटिकली नर्वस हो जाया करती थी। वो हड़बड़ाते हुए कहती, सर आज क्लास 11 बजे से है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मुझे एसपी सर से मिलना है। ये कहते ही सुहानी अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसे याद आता है कि उसे युवराज को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना था। सुहानी खुद को कोसते हुए अपने मन में कहती है, पापा ने कितनी बार समझाया था कि बेटा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। मजाल है मेरी जो मैं उनकी बात मान जाऊं। सुहानी की बात सुनकर युवराज को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसे सुहानी का अर्नब से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जानता था कि अर्नब सुहानी को कुछ अलग ही तरह से देखता था।
ये बात युवराज को अच्छी नहीं लगती थी, शायद उसे जलन होती थी। युवराज सुहानी से कहता, नहीं, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। सुहानी युवराज को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती, क्यों सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? सुहानी के इस सवाल से युवराज को एहसास होता है कि वह सुहानी पर अपना हक जता रहा है, जिसका उसे कोई हक नहीं है। वो बहाना बनाते हुए कहता है, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, आपको मुझसे क्या काम है? युवराज को सुहानी से कोई काम नहीं था, वो बस उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। वो सोचते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहानी कहती है, कहिए। युवराज सोचने लगता है कि वो सुहानी से क्या कहे। वो बिना कुछ सोचे थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा आजकल पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सुहानी मुंह बनाकर कहती है, क्या? युवराज कहता है, क्या नहीं, क्यों? तुम पढ़ाई ध्यान क्यों नहीं दे रही हो और एग्जाम से पहले रोना शुरू कर दोगी? सेमेस्टर एग्जाम में कितने % आए तुम्हारे? सुहानी धीमी आवाज में कहती, सर 97%। ये सुनते ही युवराज खामोश हो जाता है क्योंकि % बहुत ज्यादा थे। युवराज ने बिना जाने ही सुहानी की क्लास लगा दी थी। वो बात को संभालते हुए कहता है, सिर्फ 97%, बाकी के 3% कहाँ रह गए? युवराज को इस बात का पूरा एहसास था कि वो इस वक्त बकवास ही कर रहा है, लेकिन अभी उसे बस सुहानी को रोकना था। सुहानी उदास होकर कहती, सर मैं अगली बार और मेहनत करूंगी। सुहानी की बात सुनकर युवराज बस अपना सर हिला देता है। फिर सुहानी कहती, सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? युवराज कहता है, नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वो तुम्हारा रुमाल? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, सर मेरा रुमाल मतलब? युवराज सोचते हुए कहता है, वो उस रात तुमने सिंघानिया मेंशन में मेरे हाथ में जो रुमाल बांधा था वो? सुहानी युवराज की आंखों में झांकते हुए कहती, वो क्या? युवराज कहता है, वो मुझसे गुम हो गया, तो मैं तुम्हें उसके बदले नया रुमाल दे दूंगा। युवराज को अब अपनी ही हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो रुक भी नहीं रहा था। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी के मुंह से तबीयत सब सुनकर युवराज को फाइनली एक अच्छा आइडिया आता है और वो वापस से अपने एटीट्यूड में सुहानी से कहता है, लिसन सुहानी, डॉक्टर संदीप जोशी जिन्होंने तुम्हारे लिए मेडिसिन दी थी वो तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया है, तो अभी तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा, इसलिए तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। ये कहकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज की बात को सुनकर सुहानी के पास भी उसे मना करने का ऑप्शन नहीं बचता। वो युवराज से कहती है, हाँ सर, मुझे भी डॉक्टर से मिलना है। जब से मैंने वो नया मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है तब से मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आती। रोज सपने में कुछ अजीब और भयानक चीजें दिखाई देती हैं। कैसी चीजें? युवराज क्यूरियस होकर पूछता है। सुहानी जवाब देती है, एक अंधेरी गुफा, एक बूढ़ा अघोरी और अस्थियों से भरा 3 कलश। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज उसे देखता रह जाता है। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आप भी मेरी कहानी कहाँ से सुन रही है, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुहानी युवराज को बताती है कि वह अपने सपने में एक अंधेरी गुफा, एक बूढ़े अघोरी और अस्थियों से भरे 3 कलश को देखती है। ये सुनकर युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी की ओर देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपस में कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कुछ चीजें उससे छूट रही हैं। युवराज कहता है, ठीक है चलो कार में बैठो। वो दोनों कार में बैठ जाते और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर निशा और विवेक पुलिस स्टेशन के बाहर परेशान होकर खड़े थे। निशा बार बार अपने हाथ की घड़ी को देख रही थी और वो इरिटेट होकर विवेक से कहती है, यार पिछले 10 मिनट से हम सुहानी का वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गई वो? विवेक कोई जवाब नहीं देता, वो बार बार रोड की तरफ देख रहा था। तभी निशा का मोबाइल बजता है और वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर देखती है। मोबाइल देखकर वो कहती है, सुहानी का मैसेज आया है, बोल रही है वो अभी नहीं आ सकती, हम दोनों को ही एएसपी सर से बात करनी होगी। निशा की बात सुनकर विवेक झल्लाते हुए कहता है, अरे ऐसा था तो सुहानी हमें पहले ही बता देती, हम लोग कब से उसका वेट कर रहे हैं। ये कहकर विवेक निशा के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाता है। पुलिस विवेक और निशा को एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ पुलिस वाले अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रहे थे और कुछ फाइल्स लेकर इधर से उधर जा रहे थे। इतने सारे पुलिस ऑफिसर को एक साथ देखकर निशा और विवेक थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। वो घबराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
वो दोनों अर्नब की ऑफिस के बाहर रुक जाते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से अर्नब की आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर वो दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि अर्नब अपने डेस्क पर कोई फाइल पढ़ रहा था। अर्नब ने अब तक निशा और विवेक को नहीं देखा था। निशा और विवेक घबराते हुए उसके डेस्क के पास जाके कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उन दोनों की आवाज सुनकर अर्नब अपना सर उठाता है। अर्नब को याद आता है कि कल उसने ही उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया था। अर्नब वहाँ सुहानी को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो वहाँ थी नहीं। वो निशा और विवेक से कहता है, कम एंड सिट। वो दोनों डेस्क के दूसरी तरफ चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के बाद अर्नब फाइल पढ़ते हुए उनसे कहता, हाँ बताओ, तुम लोगों को मुझसे कुछ बात करनी थी। अर्नब की बात सुनकर विवेक नर्वस होते हुए कहता है, सर हमें आपसे पद्मिनी सिंघानिया के बारे में बात करनी है। विवेक की बात सुनते ही अर्नब की नजर फाइल से हटकर विवेक पर चली जाती है। वो अपनी फाइल बंद करके कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम लोगों? निशा कहती, सर हमें पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन 2007 से पहले वो कहाँ रहती थी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। हम जानना चाहते हैं कि क्या सच में पद्मिनी पहले लंदन में रहती थी या फिर वो शिमला में एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। निशा की बात को सुनकर अर्नब अब हैरान हो जाता है। जब से वो शिमला आया था तब से उसे भी पद्मिनी की आइडेंटिटी पर शक था। अर्नब कहता है, और तुम लोग पद्मिनी सिंघानिया के बारे में क्यों जानना चाहते हो? निशा कहती है, हमें ऐसा लगता है जैसे विशिंग बेल के पास होने वाली मौतों का पद्मिनी सिंघानिया से कनेक्शन है और इसीलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अर्नब थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों के सवाल का जवाब दूंगा? क्या तुम दोनों मेरे बॉस हो? अर्नब के ऐसा कहते ही निशा और विवेक डर जाते हैं और घबराकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। अर्नब आगे कहता है, कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं ये पता करना पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। और रही बात पद्मिनी सिंघानिया की, तो उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी वो 2007 से पहले लंदन में ही रहती थी। मैं तुम दोनों को ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे ये पूछा है, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में तुम दोनों किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। अब ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ो और कॉलेज जाकर पढ़ाई करो। अर्नब के डांटने के बाद निशा और विवेक का चेहरा उतर जाता है। अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो दोनों बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही अर्नब के पास खड़ा गोपाल उससे कहता है, सर आपको भी तो पद्मिनी सिंघानिया पर शक है ना, तो फिर आपने इन बच्चों को इतना क्यों सुना दिया? अर्नब कहता, मैं जानता हूँ गोपाल, वो लोग गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों को डांटना पड़ा। लेकिन क्यों सर? गोपाल तुरंत कहता है। अर्नब अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता और डेस्क पर टेकते हुए कहता, गोपाल ये स्टूडेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि ये लोग पद्मिनी सिंघानिया जैसे पावरफुल और डेंजरस लोगों से उलझे। ये उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उनकी भलाई के लिए ही आज उन्हें डांट लगाई है। गोपाल को भी अर्नब की बात सही लगती है। वो आगे अर्नब से कोई सवाल नहीं करता। इधर युवराज और सुहानी लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप जोशी के सामने बैठे थे। डॉक्टर जोशी अपने हाथ में रखी सुहानी की मेडिकल फाइल को देख रहे थे। युवराज अपनी चेयर पर काफी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन सुहानी इस वक्त काफी नर्वस थी। नर्वसनेस में वो अपने नाखून चबाते हुए एक बार डॉक्टर को तो एक बार युवराज की ओर देख रही थी। युवराज सुहानी की इस हरकत को देख चुका था, लेकिन उसकी नर्वसनेस समझते हुए उसे कुछ भी नहीं कहता। वैसे भी ऐसा करते हुए सुहानी युवराज को बहुत क्यूट लग रही थी। डॉक्टर जोशी फाइल को बंद करते हुए कहते हैं, मिस सुहानी आपकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आपको सपने और विजुअल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है। और रही बात आपकी नींद की, तो इसके लिए मैंने आपकी मेडिसिन बदल दी है। अब आपको अच्छी नींद आएगी, तो आप अब ये मेडिसिन रोज रात को लीजिए और 1 हफ्ते के बाद यहाँ फिर से आइए। डॉक्टर जोशी की बात सुनकर सुहानी खुश होते हुए कहती, डॉक्टर क्या सच में मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी? डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते, हाँ बिल्कुल, बस आपको टाइम पे दवाई लेनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए। सुहानी एक्साइटेड होकर डॉक्टर जोशी से कहती है, तो डॉक्टर मुझे कब तक सब कुछ याद आ जाएगा? डॉक्टर सुहानी को प्यार से समझाते हुए कहते हैं, देखिए ये तो आपको कोई नहीं बता सकता। वैसे भी आपके बचपन के सिर्फ 7 साल तक की ही मेमोरी गई है। उस उम्र तक की बहुत सारी यादें दिमाग में बहुत कम ही रह पाती हैं। वैसे भी आपको भी कुछ ही बातें याद आएंगी। युवराज खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रहा था। सुहानी डॉक्टर जोशी की बात को समझते हुए कहती, ओके डॉक्टर, थैंक यू।
डॉक्टर जोशी सुहानी को ऐसे देखकर मुस्कुरा देते और कहते हैं, मिस सुहानी, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे मिस्टर दीवान से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप कुछ देर बाहर वेट कर सकती हैं? सुहानी अपनी चेयर से उठते कहती, यस डॉक्टर, ऑफ कोर्स। सुहानी वहां से चली जाती है। सुहानी के बाहर जाने के बाद युवराज डॉक्टर जोशी से कहता है, हाँ डॉक्टर, बताइए आपको क्या बात करनी है? डॉक्टर जोशी युवराज से पूछते, मिस्टर दीवान, सुहानी को इतने सालों से ये मेडिसिन कौन दे रहा था? युवराज कहता है, सुहानी ने बताया था कि उसके डैड उसे ये मेडिसिन दे रहे थे। डॉक्टर जोशी अपने सवाल पर जोर देकर कहते हैं, क्या वो सुहानी के रियल डैड हैं? डॉक्टर जोशी के इस सवाल से युवराज चौंक जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर जोशी इस पर जवाब देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता जो सुहानी के साथ किया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर अब युवराज थोड़ा घबरा जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है? डॉक्टर जोशी युवराज को समझाते हुए कहते हैं, मिस्टर दीवान, मैंने आज सुहानी का चेकअप किया। मुझे उसके सर में ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इतने टाइम के लिए चली जाए। मेरा शक बिल्कुल सही था। सुहानी की मेमोरी इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसे पिछले 11 साल से वो मेडिसिन खिलाया जा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर आगे कहते हैं, जो कोई भी सुहानी को ये मेडिसिन दे रहा था वो ये अच्छे से जानता था कि उस मेडिसिन से वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो सकती है। फिर भी उसने सुहानी को 11 सालों से ये दवाई खिलाई है। एक फादर कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सुहानी की किस्मत अच्छी है कि वो अब तक पागल नहीं हुई है। डॉक्टर जोशी की बात सुनकर गुस्से से युवराज का खून खौलने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि सुहानी के पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या रहा होगा? युवराज डॉक्टर से कहता, आपको क्या लगता है सुहानी की मेमोरी कब तक वापस आ सकती है? डॉक्टर जोशी जवाब देते, मैंने पहले ही कहा है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन शायद 2 से 3 महीने में। डॉक्टर जोशी की बात पूरी होने के बाद युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है। युवराज के उठते ही डॉक्टर जोशी भी खड़े हो जाते हैं। युवराज डॉक्टर जोशी को थैंक्स बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। युवराज और सुहानी कार से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। इस वक्त दोनों बिल्कुल खामोश थे। सुहानी अपनी मेमोरी वापस आने की उम्मीद में मुस्कुरा रही थी, तो वहीं युवराज सुहानी के डैड के इस हरकत की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। तभी सुहानी का मोबाइल बजने लगता है। सुहानी अपने बैग से अपना मोबाइल बाहर निकाल कर देखती है। खुद से कहती, अरे पापा का कॉल इस वक्त? ये सुनते ही युवराज अपना ध्यान उस कॉल को सुनने में लगा देता है। सुहानी अपने डैड से बात करने लगती है। सुहानी कहती, हाँ पापा, मैंने कल रात भी दवाई खाई थी। आप रोज रोज एक ही सवाल क्यों करते हो? युवराज को सुहानी और उसके पापा की बात सुनकर उसके पापा पर और भी शक होने लगता है। सुहानी के फोन कट करते ही युवराज उससे कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल था? सुहानी खुश होकर कहती है, हाँ। युवराज आगे कहता है, क्या कह रहे थे? सुहानी उसी खुशी के साथ कहती है, पूछ रहे थे कि कल रात मैंने दवाई खाई थी या नहीं। वो मुझे हर रात कॉल करके मेडिसिन लेने के लिए याद दिलाते हैं, लेकिन कल रात वो कॉल नहीं कर पाए थे ना, इसलिए उन्होंने यही पूछने के लिए कॉल किया था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। युवराज सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहता, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया है। सुहानी युवराज की बात ठीक से सुन नहीं पाती और कहती है, क्या कहा आपने? युवराज बात को बदलते हुए कहता, वो क्या तुमने अपने पापा को बता दिया कि तुमने मेडिसिन चेंज कर लिया है? सुहानी कहती, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। युवराज सुहानी को देखते हुए पूछता, क्यों? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, जब मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी ना तो मैं उनको सीधा सरप्राइज कर दूंगी। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज को हंसी आने लगती है। वो फुसफुसाते हुए कहता, सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा उनको। दोपहर के 12 बजे थे। इस वक्त भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले कुछ दिनों से यहाँ होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था। एक आम इंसान रात को तो दूर, दिन में भी उस पुराने रोड के आसपास नहीं भटकता था। पुराने रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर विशिंग वेल था। विशिंग वेल के पास भी वहाँ होने वाले मर्डर्स के विक्टिम्स की डेड बॉडी मिलती थी। उसके चारों तरफ को पुलिस ने बैरियर से घेर लिया था, जिससे कोई भी उस तरफ ना जाए। तभी एक ब्लैक बुलेट बाइक चलते हुए पुराने रोड पर आती है। पुराने रोड से वो बाइक जंगल के अंदर आने लगती है। जंगल के पथरीले रास्ते पर भी वो बाइक उतनी ही तेजी से चल रही थी जैसे रोड पर। वो बाइक तेजी से चलती हुई विशिंग वेल के पास आकर रुकती है। उस बाइक पर और कोई नहीं बल्कि समायरा बैठी थी। बाइक को स्टैंड पर लगाकर समायरा विशिंग वेल की तरफ बढ़ती है। वो पुलिस के लगाए बैरियर को क्रॉस करते हुए विशिंग वेल के पास आ जाती है। दिन में सूरज की रोशनी में विशिंग वेल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। उस कुएं की रेलिंग बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी जो कि 200 साल पुरानी थी।
समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के उस विशिंग वेल को ध्यान से देखने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना दायां हाथ धीरे धीरे उस कुएं के करीब लेकर जाती है और उस पर अपना हाथ रख देती है। विशिंग वेल पर अपना हाथ रखते ही समायरा के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देती है। उस रेलिंग पर अपना हाथ रखकर समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर सिकन आने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे समायरा बंद आंखों से कुछ देख रही है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कुछ देर तक विशिंग वेल पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद किए हुए खड़े रहती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो अपना हाथ उस विशिंग वेल से हटाते हुए कहती है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। समायरा विशिंग वेल के चारों तरफ घूमते हुए उसे बड़े गौर से देखने लगती है, जैसे वो उस रेलिंग पर कुछ ढूंढ रही हो। कुछ ही देर में उसकी नज़र एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसे रेलिंग के पास एक कोने में एक बड़ा अजीब सा निशान दिखाई पड़ता है। उस निशान को देखते ही समायरा की आंखों में चमक आ जाती है। समायरा उस निशान को पास से देखने के लिए नीचे झुक जाती और मुस्कुराते हुए कहती, आखिर ये मिल ही गया, अब मैं अपना काम आगे बढ़ा सकती हूँ। ये कहकर समायरा अपना हाथ उस निशान के ऊपर रख देती है। उस निशान को छूते ही समायरा को एक जोर सा झटका लगता है। वो झटका इतना ज़्यादा तेज था कि समायरा कई फीट पीछे जाकर जमीन पर गिरती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल की और भी कहानियों को जाकर देखें, जिससे कि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।